So, hello students. So, welcome to my YouTube channel. So, this is the second lecture for the chapter mole concept. ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा है, अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से देखा है, इफ़ यू हैव वॉच द लेक्चर, तो हमने लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक मास तक कवर किया था। हमने ये एक्सप्लेन किया था कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग इसके आगे बात करने वाले हैं, यानी आज का हमारा गोल क्या है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आज कवर करेंगे। सो माय गोल इज टू कवर टिल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, वहाँ तक कवर करने का मेरा आज का पर्पस है। सो लेट्स स्टार्ट, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो आप उन जो फर्स्ट क्लास में जो हमने पढ़ाया था, एक बार उन चीज़ों को रिकॉल कीजिए। हमने बताया था मास ऑफ एन एटम, mass of an atom because of mass of protons, mass of neutrons and mass of electron। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है और इस वजह से हम लोग कैलकुलेशन के दौरान उसके मास को इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। सो वी फोकस ओनली ऑन द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, हम लोग उसको सेम मानते हैं। और एक प्रोटॉन का या फिर एक न्यूट्रॉन का मास जो है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ये अपने आप में एक छोटा सा वैल्यू है, बहुत छोटा, और इस वैल्यू को हमने u का नाम दे दिया। हमने कह दिया दिस इज इक्वल टू 1u। सो 1u इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब अगर किसी एटम में 5 प्रोटॉन है, 5 न्यूट्रॉन है, तो टोटल कितने न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए? 10 न्यूक्लियॉन्स, 5 प्रोटॉन प्लस 5 न्यूट्रॉन, दैट विल गिव यू 10 न्यूक्लियॉन्स। तो मास क्या हो जाएगा? 10 इंटू 1u विच इज 10u। खैर, आपको ये समझ में आ गया था। अब इसका जो जो बुकिश जो डेफिनेशन है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, पहले उस बुक के डेफिनेशन को लिखते हैं। हमने आपको आइसोटोप भी एक्सप्लेन कर दिया था, अगर आपको याद हो तो हम लोग जो बुक में जो डेफिनेशंस दी हुई है, जरा सा उस डेफिनेशन को एक बार हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक मास जो बुक में हम लोग पढ़ते हैं, एटॉमिक मास यूनिट है ना, यानी हम लोग 1 AMU की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो बुक में देखते हैं दैट इज 1U बोल दो या फिर 1 AMU बोल दो। 1U या फिर 1 AMU is equal to mass of 1U is equal to mass of 1/12 12वां भाग 1/12 of carbon 12 isotope। 1U is equal to mass of 1/12 of carbon 12 isotope। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। 1U इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन और कार्बन 12 ऑफ आइसोटोप। ठीक है, यानी कार्बन 12। अब जरा सा इस बात को ध्यान से समझना, ये जो लिखा हुआ है कार्बन 12 आइसोटोप जो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग कार्बन का जो एटॉमिक नंबर 6 है वो तो ले रहे, मतलब मास नंबर 12 ले रहे हैं। हम लोग इस कार्बन की बात कर रहे हैं। कार्बन 12 आइसोटोप का मतलब हुआ कि हम लोग कार्बन के मास नंबर 12 की बात कर रहे हैं। अगर मान लेते हैं, अगर ऐसा लिखा होता कार्बन 13, तो हम लोग कंसीडर करते मास नंबर 13। अगर कार्बन 14 लिखा हुआ रहता, ऐसा लिखा रहता कार्बन 14 आइसोटोप, तो हम लोग मास नंबर 14 कंसीडर कर लेते। मगर यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन 12, दैट मीन्स हमें इसको कंसीडर करना है। तो ये बात समझ में आ गई, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सो आई एम इरेजिंग इट राइट नाउ। आपको ये वाला सेगमेंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी जिसका मास नंबर 12 है उसकी बात कर रहे हैं। अब जरा सा ये बताइए, यहां पर आपने देखा कि एटॉमिक नंबर 6 मीन्स प्रोटॉन्स यहां पर कितने हैं? 6। मास नंबर दैट इज A,
यहाँ पर कितना दिया हुआ है 12। आपको फॉर्मूला पता है, मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यस और नो। तो आपको एटॉमिक नंबर पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता है, तो हमने अगर किया सब्स्टिट्यूट 12 प्लस 6 प्लस n, देयरफॉर n कम्स आउट टू बी 6, मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 6। तो क्या ये बोल सकते हैं देयरफॉर टोटल न्यूक्लियॉन्स, टोटल न्यूक्लियॉन्स कितने हो गए 12 हो गए, 6 प्लस 6 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स दैट इज न्यूक्लियॉन्स। तो हमारे पास टोटल न्यूक्लियॉन्स 12 हो गए। और अगर हम लोग उसके मास की बात करें, देयरफॉर मास ऑफ 12 न्यूक्लियॉन्स इज इक्वल टू मास ऑफ 1 कार्बन एटम, है कि नहीं? मतलब कि मास ऑफ 1 carbon atom, that will be mass of 12 nucleons, which will be 12 into 1 u, means 12u. Say yes or no? यानी मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज 12u। क्या ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो उसका 12वां हिस्सा, उसका 12th पार्ट, अरे भाई अब अगर ऐसा कैलकुलेशन है, सोचो कि कार्बन 12 का मास कितना हो गया 12u, तो आपने बोला 1u इज इक्वल टू 1/12 ऑफ 12u, से yes or no, which comes out to be 1u itself। या फिर आप ऐसे सोच लो, which is equal to mass of 1 प्रोटॉन या फिर मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। समझ में आया या नहीं आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? तो ये जो है ना, ये बुक का डेफिनेशन है और आपको ये याद रखना पड़ेगा। आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट इज द नीड फॉर दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन की जरूरत क्या है भाई, बेवजह क्यों इसके रेफरेंस में क्यों बोल रहे हैं? तो पहले एक बात बता दें कि आपको पहले कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसका आंसर ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने 1u को हाइड्रोजन के रेफरेंस में डिफाइन किया था, फिर हमने ऑक्सीजन के रेफरेंस में डिफाइन किया, और अब हम लोग कार्बन के रेस्पेक्ट में, कार्बन के रेफरेंस में हम लोग 1u या फिर 1amu को डिफाइन कर रहे हैं। ये बस एक केमिस्ट्री का तरीका है किसी चीज़ को डिफाइन करना है, किसी के बिहाफ में, किसी के बदले, किसी के रिलेटिवली हम लोग डिफाइन कर देते हैं। अगर आपसे पूछे व्हाट इज 1u, तो आप उसको इसके टर्म में आपने आंसर दे दिया। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई कार्बन वाज चूजन, ऑक्सीजन पहले क्यों चूज किया था, हाइड्रोजन क्यों चूज किया गया था? तो इसका आंसर ये है कि जब 1u को डिफाइन किया जा रहा था तो देखा गया कि बहुत सारे कंपाउंड्स में हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व हुआ करता था, लाइक हाइड्रोजन यूज्ड टू बी देयर प्रेजेंट इन अदर कंपाउंड्स। तो पहले हाइड्रोजन के रेफरेंस में किया गया डिफाइन, फिर देखा गया फर्दर कि ऑक्सीजन ज्यादातर कंपाउंड्स में, मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ऑक्सीजन होते हैं, तो साइंटिस्ट ने ऑक्सीजन के रेफरेंस में डिफाइन कर दिया। फिर फर्दर जब स्टडी की, देखा गया कि कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, लाइक उसके बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, बहुत सारे कंपाउंड्स में कार्बन प्रेजेंट होता है, और इस वजह से कार्बन के रेफरेंस में डिफाइन कर दिया गया। कार्बन का भी कौन सा वाला पार्ट, आई मीन 12 एटॉमिक मास नंबर 12, उसकी बात करें, कार्बन 12 आइसोटोप की बात कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर डिफाइन कर दिया गया। तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको ये सोचना है अच्छा ये बुक का डेफिनेशन है और हमें ये याद होना चाहिए। एक्चुअल में 1u का मीनिंग मास ऑफ 1 प्रोटॉन ही होता है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हो। समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इसको डेफिनेशन को बस डेफिनेशन की तरह देखो और इसको याद कर लो। सो 1u इज इक्वल टू मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, जो कि हमने बाय द वे कैलकुलेशन से प्रूफ कर ही दिया, 1u इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। तो ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था।
और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है कि आपको कम से कम कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको याद करने की ज़रूरत है। द थिंग इज कि अगर आप इन चीज़ों को याद रखते, क्योंकि बहुत सारे जब क्वेश्चंस आएंगे आने वाले टाइम में तो उसके डेटा क्वेश्चंस में नहीं दिए हुए रहेंगे, तो वो वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो जितने भी एलिमेंट्स जो हमें याद है, आई एम राइटिंग डाउन ऑन द बोर्ड, और उतने वैल्यूज़ कम से कम याद होने चाहिए। बाकी कुछ अदर एलिमेंट्स हैं उसके वैल्यू, वो एलिमेंट्स उतने ज़्यादा कॉमन होते नहीं हैं, तो उनके जो वैल्यूज़ हैं वो क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस इन वैल्यूज़ को लेकर श्योरली याद करना है, ठीक है। तो चलिए, आप ये तो आपने सीख लिया, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू सीख लिया, बुकिश डेफिनेशन पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ एलिमेंट्स है उसके एटॉमिक मास को हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके मास को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिख रहे हैं। तो एटॉमिक नंबर 20, उतने एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर भी याद होने चाहिए और उतने एलिमेंट के एटॉमिक मास भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, सिंबल H से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। उसके बाद आता है लिथियम, एटॉमिक नंबर 3। फिर आ जाएगा बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5, कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, देन नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन के बाद देन वी हैव ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, देन नियॉन, एटॉमिक नंबर 10, सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, देन मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, एल्यूमिनियम, एटॉमिक नंबर 13, सिलिकॉन, एटॉमिक नंबर 14। इसके बाद सिलिकॉन के बाद आ जाएगा हमारा फास्फोरस, एटॉमिक नंबर 15, देन वी हैव सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, क्लोरीन, एटॉमिक नंबर 17, देन वी हैव आर्गन, एटॉमिक नंबर 18, देन वी हैव पोटेशियम, एटॉमिक नंबर 19, एंड देन वी हैव कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। इतने सारे एलिमेंट्स का आपको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब का हम लिख देते हैं, ये हमने सीक्वेंस में लिखा है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इसका है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। आप हेडिंग डाल सकते हो एटॉमिक मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका मास, एटॉमिक मास क्या हो जाएगा 1U, ये हो जाएगा 4U, ये हो जाएगा 7U, ये हो जाएगा 9U, बोरॉन हो जाएगा 11U, कार्बन हो जाएगा 12U, ठीक है। नाइट्रोजन हो जाएगा 14U, ऑक्सीजन हो जाएगा 16U, फ्लोरीन हो जाएगा 19U, नियॉन हो जाएगा 20U, सोडियम हो जाएगा 23U, मैग्नीशियम हो जाएगा 24U, एल्यूमिनियम हो जाएगा 27U, सिलिकॉन हो जाएगा 28U, फॉस्फोरस हो जाएगा 31U, सल्फर हो जाएगा 32U, क्लोरीन हो जाएगा 35.5U। वाओ, यहाँ पर आ गया डेसिमल, इसकी भी बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। आर्गन, आर्गन का हो जाएगा 40U, पोटेशियम का हो जाएगा 39U, एंड कैल्शियम का अगेन हो जाएगा 40U। आर्गन और कैल्शियम दोनों का मास नंबर सेम है, एटॉमिक मास है ना,
बोल सकते हो, मगर एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट, है ना। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम लोग, ऐसे एटम्स को आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। ये सब चीजें इंफॉर्मेशन धीरे धीरे देते चल रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आर्गन और कैल्शियम दोनों का आप देख सकते हैं मास नंबर सेम है, इसका भी मास नंबर 40 है और कैल्शियम का भी मास नंबर 40 है, यानी यहाँ पर 22 न्यूट्रॉन होंगे, 22 न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पर 20 न्यूट्रॉन्स होंगे, तो जिसकी वजह से मास नंबर दोनों का सेम हो गया, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो वैसे स्पेशीज को हम लोग आइसोबार बोलते हैं, यानी ये दोनों जो है इनमें कैसा रिलेशन है, आइसोबारिक रिलेशन, सो दे आर कॉल्ड आइसोबार्स, सिर्फ ये दोनों। खैर चलते चलते हमने ये आपको इंफॉर्मेशन दे दी। इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स बहुत कॉमन है जिसके कि आपको मास याद होने चाहिए, जैसे कि आयरन। आयरन का सिंबल होता है बच्चे Fe, आयरन का सिंबल होता है Fe। एटॉमिक नंबर बाय द वे 26 होता है। इसके बाद बात करते हैं कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है। ये सब एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है जिसके अगर आपको एटॉमिक मास नंबर, एटॉमिक मास अगर याद हो तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो डोंट इग्नोर सच थिंग्स। इतना याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो यू कैन मेमोराइज, यू कैन रिमेंबर दीज वैल्यूज, ओके। देन कॉपर के बाद हम लोग बात करते हैं किसका, सिल्वर, ठीक है। सिल्वर की बात कर ली हमने। उसके बाद हमने बात कर लिया गोल्ड, ठीक है, गोल्ड हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा, हैलोजन, आई मीन कुछ बहुत कॉमन एलिमेंट्स है जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो उन एलिमेंट्स को भी लिख देते हैं, ठीक है। फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर भी आपको बता दें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। इन सब का वैल्यू आप याद रख सकते हैं। आयरन का होता है 56U, ठीक है। कॉपर का होता है 63.5U। सिल्वर का होता है 107U, 107U। गोल्ड ऑरम उसका होता है 197U, ठीक है। और उसके बाद फ्लोरीन का तो जैसा हमने लिख दिया 19U, क्लोरीन का 35.5U, ब्रोमीन का होता है 80U एंड आयोडीन का होता है 127U, ठीक है। ये आप याद कर सकते हैं। एक और एलिमेंट है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी Hg, मर्क्यूरी, ठीक है। मर्क्यूरी का मास, एटॉमिक मास होता है 200U, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी का सिंबल होता है Hg, इसका मास, एटॉमिक मास होता है 200U। गोल्ड उसका सिंबल होता है Au और उसका एटॉमिक मास 197U। सिल्वर उसका सिंबल होता है Ag और उसका एटॉमिक मास होता है 107U। कॉपर का सिंबल होता है Cu और इसका एटॉमिक मास होता है 63.5U। बात करते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 एंड आयरन का सिंबल है Fe, ठीक है। अब ये जो Fe है या Ag है, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, मर्क्यूरी Hg, ये सब लैटिन नेम या जर्मन नेम है, ग्रीक नेम है, लैटिन नेम या ग्रीक नेम, उनके सिंबल्स हैं ये। जैसे कि आयरन का जो लैटिन नेम है वो होता है फेरम, तो फेरम का Fe ले लिया, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जिस कंट्री में, जिस लाइक प्रोविंसेस में पहली बार एलिमेंट्स की डिस्कवरी जहाँ पर हुई, तो वहाँ के लोगों ने, वहाँ के साइंटिस्ट ने उस एलिमेंट का नाम रख दिया, तो वहाँ के बेसिस पर, उस लैंग्वेज के बेसिस पर हम लोग उसका सिंबल डिफाइन कर देते हैं उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आयरन का सिंबल Fe, कॉपर का Cu, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, मर्क्यूरी का Hg, ये सिंबल होता है और इतने इसके मास, एटॉमिक मासेस हैं। तो आप इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं। सो आपका हेडिंग होगा एटॉमिक मास ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स और आपने ये वैल्यू याद कर लिया। अगर आपने ये वैल्यू याद कर लिया तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स है और आपको ये याद होना चाहिए। तो जब आप थर्ड लेक्चर पर आएंगे, थर्ड लेक्चर वॉच करने के लिए आएंगे,
तो मेक श्योर आपको ये वैल्यूज़ याद होने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अगर आप चीज़ों को याद करते चलते हैं, आप हमारे होमवर्क्स असाइनमेंट्स को आप कंप्लीट करते चलते हैं, वैसे वैसे आपका नॉलेज भी ग्रेजुअली इंप्रूव होता चलेगा। सो डोंट टेक इट लाइटली, आप इन चीज़ों को लाइटली हल्के में ना लें। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। तो ग्रेजुअली हर दिन 15 मिनट 20 मिनट आप नोट्स को रिवाइज करें और फिर आप 1 घंटा 2 घंटा 1.5 आवर लाइक टाइम मैनेज कीजिए एंड सॉल्व द क्वेश्चंस, लाइक मेक योर गोल इन दैट वे, यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर क्वेश्चंस। ये आपका पॉइंट परसेप्शन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा था, हमने आपको अभी क्या बताया, एटॉमिक मास यूनिट बताया, एएमयू डिफाइन किया, हमने बता दिया आपको एटॉमिक मास ऑफ सम इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, कैलकुलेट द मास ऑफ 5 atoms of hydrogen. Calculate the mass of 5 atoms of hydrogen. ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट this marker is not working anyway, I have another marker. Calculate the mass of 10 atoms of helium। मगर जो मास आप कैलकुलेट करेंगे उसको आपको ग्राम्स में कैलकुलेट करना है, इन ग्राम्स में इसका आंसर देना है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ 3.011। नहीं, एक काम करते हैं, इसको दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन लिखा और आप करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। बोल रहा है मास ऑफ 5 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से लिख दिया, दैट्स माय मिस्टेक, हाइड्रोजन, ठीक है। सो 5 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको पता है, आपको क्या पता है कि एक हाइड्रोजन एटम का मास, यानी आप लिखेगा मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। लेकिन आप पहले चीजों को समझिए, एक एटम का मास क्या है, 1 U, देयरफॉर मास ऑफ 5 हाइड्रोजन एटम वो कितना हो जाएगा, 5U। क्या आपका ये आंसर आया है, सही, यस और नो? बहुत इजी था। दूसरा क्वेश्चन, 10 एटम्स ऑफ हीलियम। तो पहला इसका आंसर ये होगा कि मास ऑफ 1 हीलियम एटम, that is equal to what, 4U, therefore mass of 10 हीलियम एटम्स वो कितना हो जाएगा बताइए, 4U into 10, करेक्ट, दैट विल बी 40U। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि आपको आंसर ग्राम में करना है, तो आपको पता है कि 1U इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आपने क्या किया,
40 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिखा, से यस और नो। और फर्दर आपने इस जीरो को इधर भेज दिया, और 1.67 इंटू 4, तो 7 4 जा 28 बैलेंस टू, 6 4 जा 24 प्लस 2 26 बैलेंस टू, 4 1 जा 4 प्लस 2 6, तो 6.68 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। क्या ये आंसर आ जाएगा? आई होप द थिंग इज क्लियर, राइट? ये हो गया, ठीक है। तो ये आपने ग्राम में आंसर निकाल लिया। अगर आपसे पूछा जाता कि आंसर कैलकुलेट कीजिए इन यू, इन टर्म्स ऑफ यू, तो आपका आंसर ये हो गया होता। लेकिन अगर पूछा गया कि आप इसको ग्राम में निकालिए, तो आपने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। यहाँ पर बोल रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आप फिर से बोलोगे कि mass of one hydrogen atom is equal to 1 U, which is equal to 1.67 into 10⁻⁻24 gram. Therefore, mass of 6.023 into 10⁻23 atoms of hydrogen is equal to 1.67 into 10⁻⁻24 into 6.023 into 10⁻23. Yes or no? Further you will solve, and when you will multiply, you will get approximately 10 into 10⁻⁻1 gram, and further on solving you will get 1, क्योंकि ये 10 जो है इधर चला जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सो यू विल गेट 1 ग्राम। यस, यू हर्ड इट राइट, आपने सही सुना कि इतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, उसका जो मास है वो है 1 ग्राम। इतने सारे हाइड्रोजन एटम, तब जाकर के उसका मास हो जाएगा 1 ग्राम। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर आया तो आप इन चीज़ों को लिखिए। कुछ क्वेश्चंस हम लोग और भी करेंगे विथ टाइम के साथ साथ और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो सर्वप्रथम आप इन चीज़ों को लिखिए, ठीक है, और टेक द स्क्रीनशॉट, राइट? ठीक है, तो खैर आपने समझ लिया, इन चीज़ों को आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग एक नया सेगमेंट पढ़ने वाले हैं, ड्यूलोंग्स एंड पेटिट लॉ। आप इसका हेडिंग लिख सकते हैं, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ये क्या है? ये है क्या? तो आप बोल सकते हैं इट इज यूज्ड to describe the atomic mass, it is used to calculate the atomic mass of an element। ठीक है, यानी ये फॉर्मूला, मतलब इसका यूज हम लोग कर रहे हैं किस लिए? used to calculate the atomic mass, used to calculate the atomic mass of an element। ठीक है, एटॉमिक मास, एलिमेंट के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, ये अभी बस हम लोग को हमारे सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर में
बस फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो फॉर्मूला, ये जो लॉ है, ये जो रूल है, ये कहाँ एप्लीकेबल है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप इसको पहले लिख लेंगे कि ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। सो द फर्स्ट थिंग, इट इज़ एप्लीकेबल, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सॉलिड एलिमेंट्स। पहला तो पॉइंट ये, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर सॉलिड एलिमेंट्स, यानी सॉलिड जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, सॉलिड के लिए। लिक्विड या गैसियस एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे फ्लोरीन नॉट एप्लीकेबल। ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ब्रोमीन है जो लिक्विड स्टेट में रहता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर, तो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आयोडीन, हाँ आयोडीन के लिए वैलिड हो सकता है बिकॉज आयोडीन इज इन सॉलिड फॉर्म, तो वहां पर हो जाएगा। खैर, दूसरा, ये तो पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इट इज एप्लीकेबल फॉर हैवियर एलिमेंट्स, भारी एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल फॉर हैवियर एलिमेंट्स, यानी किसके लिए एप्लीकेबल है, हैवियर एलिमेंट्स जिसका मास जो है ग्रेटर देन 40 यू हो, यानी ग्रेटर देन 40 यू, जिसका मास 40 से ज्यादा होगा वहां पर ये रूल एप्लीकेबल है, वहां पर ये रूल एप्लीकेबल है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इट इज नॉट एप्लीकेबल इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स, हल्के एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लाइटर एलिमेंट्स हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उन एलिमेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये जो, बाय द वे, ये जो वैल्यू है, ये जो लॉ है, ये आपको अप्रोक्सीमेट आंसर देता है। सो इट गिव्स एन अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक्चुअल डेटा आपको नहीं देता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। तो ये 4 पॉइंट है, आपको ये 4 पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि ये जो है लाइटर एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सॉलिड एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। एंड सेकंड वन थिंग इज कि ये ग्रेटर देन 40 के लिए एप्लीकेबल है, एंड दैट गिव्स यू द अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ये बेरिलियम, कार्बन, सिलिकॉन उसके लिए एप्लीकेबल है, द आंसर इज नो, नॉट एप्लीकेबल फॉर क्या, कार्बन, बेरिलियम, देन कार्बन, देन सल्फर, देन और क्या, सिलिकॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि ये लॉ कहां पर एप्लीकेबल है। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। अब यहां पर आता है फॉर्मूला, द फॉर्मूला इज एटॉमिक मास इज इक्वल टू 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट। यस, आपने सही सुना, एक टर्म लिखा हमने 6.4 अपॉन स्पेसिफिक हीट, और ये जो स्पेसिफिक हीट है इसका यूनिट भी होना चाहिए बहुत डिफाइन, दैट शुड बी इन कैलोरी पर ग्राम, इस यूनिट पे ही वैलिड है, कैलोरी पर ग्राम। आपके मन में सवाल होगा, सर व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, पहले ये बताइए, उसके बाद ये जो कैलोरी है, ये वर्ड है, ये पहले बताइए, ठीक है। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो पहले आप ये फॉर्मूला लिखो, और अगर ये फॉर्मूला समझ में आ जाए, जब आपने लिख लिया, देन आई एम गोना डिस्कस द अदर थिंग्स, अदर पैरामीटर्स, राइट। तो आपने ये लिख लिया होगा कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल है और कहाँ एप्लीकेबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कहाँ एप्लीकेबल है, ठीक है। तो आपने ये लिख लिया, तो इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं स्पेसिफिक हीट।
ये समझेंगे, ठीक है। ये समझने के बाद फिर हम लोग कैलोरी वर्ड पर आएंगे। अब जरा सा ध्यान से समझते हैं। हमने एक टर्म लिखा स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट को लिखने से पहले हम लोग पहले हीट कैपेसिटी को समझेंगे, उसके बाद आएंगे स्पेसिफिक हीट पर। तो पहले हमें समझना है व्हाट इज हीट कैपेसिटी। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन से चीजें बहुत क्लियर हो जाती है। द मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम हीट, the minimum heat required, the minimum heat required to raise the temperature of a system, raise the temperature of a system, temperature of a system by 1 degree Celsius, 1 degree Celsius is known as heat capacity. Yes, that's known as heat capacity. क्या ये वर्ड समझ में आया? अब जरा ध्यान से समझते हैं। हमने एक वर्ड लिखा सिस्टम। देखो केमिस्ट्री में कोई भी मतलब जिस भी पार्ट, यानी जैसे मान लो हमने एक बॉक्स रख दिया, अगर हम उस बॉक्स के हीट या बॉक्स के एनर्जी के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो उस बॉक्स को हमने कह दिया सिस्टम, ठीक है। मान लो ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम में कितनी एनर्जी लाइक आ रही है, कितनी एनर्जी हीट जा रही है, क्या हो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है, क्या हो रहा है, इसके एनर्जी के बारे में अगर हमने स्टडी करना शुरू कर दिया तो इस क्लासरूम को हमने एक सिस्टम मान लिया है, ठीक है। अब किसी भी जगह को आप एक सिस्टम मान सकते हैं, यानी किसी जगह के बारे में, किसी स्पेस के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना, उसको हम लोग सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने क्या किया, एक लिया कंटेनर, जरा ध्यान से समझना बच्चे, हमने लिया एक कंटेनर, ठीक है, ये है कंटेनर और इस कंटेनर में है पानी। क्या है बच्चे? पानी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हमने कंटेनर लिया और कंटेनर में है पानी और इस कंटेनर को हमने एक सिस्टम मान लिया है, यानी अब हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। इसमें हीट कितना चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो इसको हमने सिस्टम मान लिया, ठीक है। और हम देखेंगे इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, व्हाट आर द चेंजेस कमिंग ओवर हियर। तो हुआ ये कि इसमें कुछ पानी था, लेट्स से इसके अंदर जो वाटर है वो है 5 kg ऑफ वाटर, 5 kg ऑफ वाटर। तो हुआ ये कि आपने, और एक और चीज पहले मान लेते हैं कि इसका जो टेम्परेचर रहा स्टार्टिंग में, लेट्स सेट कि 25 डिग्री सेल्सियस पर था। कुछ नहीं किया, अभी हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में 5 kg वाटर भरा, उसका टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, हीट सप्लाई किया, हीट सप्लाई किया, जिसकी वजह से इस सिस्टम का अब जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा और अब वो हो गया 26 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही हीट सप्लाई किया तो वैसे इसका टेम्परेचर, उस सिस्टम का टेम्परेचर हो गया 26 डिग्री सेल्सियस। तो जितना हीट हमने सप्लाई किया था, जितना हीट सप्लाई किया था, जिससे इस पूरे सिस्टम की टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गई, उस हीट को, उस अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई? अब ये आपने घर में प्रैक्टिकल भी किया होगा, लाइक नॉर्मली खाना वगैरह बनाया होगा, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब मान लो आपको, लेट से आपको सिर्फ 1 या 2 आदमी का खाना बनाना है। खैर बहुत कॉमन सा एग्जांपल, आप लोग में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल में होंगे, हॉस्टल में रह रहे होंगे, तो
मैगी वगैरह भी बनाया होगा, आप लोगों ने मैगी वगैरह खाया होगा, तो आपने मैगी कुक किया होगा। तो जब आपको एक आदमी के लिए, लेट्स से इफ यू हैव टू कुक मैगी फॉर जस्ट वन पर्सन, एक इंसान के लिए मैगी बनाना है, तो आपने थोड़ा बहुत पानी लिया होगा, उसको पानी को आपने हीट किया होगा सबसे पहले, है कि नहीं, गर्म किया होगा, तो उसमें कुछ टाइम लगा होगा, है कि नहीं। लेकिन कभी कभी आपके फ्रेंड्स वगैरह भी आए होंगे आपके रूम पर, घर पर, तो आपने 2 या 3 लोगों के लिए मैगी बनाया होगा। जब 3 लोगों के लिए मैगी बनाया तो आपने पानी का अमाउंट ज़्यादा लिया होगा। पानी का जब अमाउंट ज़्यादा लिया होगा तो जब आपने उस पानी को हीट किया होगा तो आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ी होगी। कहने का मतलब आपको ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ा होगा। क्या आपने ये चीज़ नोटिस किया है या कि नहीं किया है? तो जो गैस स्टोव है उससे तो अमाउंट ऑफ हीट तो वो तो फिक्स निकल रहा है कि नहीं, लेकिन आपने ज़्यादा देर तक हीट सप्लाई किया। लेकिन पहले वाले केस में जब आप एक आदमी के लिए खाना बना रहे हो तो आपने कम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया था, तुरंत वो गर्म हो गया पानी। यानी कहने का मतलब अगर अमाउंट वेरी करेगा तो हीट कैपेसिटी चेंज होगा। अरे यस और नो। यानी फिर से अब इसी को यहाँ पर सोचते हैं कि जब हमने 5 kg वाटर लिया, 5 kg वाटर को हीट करने में हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में हीट लगी होगी, कुछ हीट सिस्टम को सप्लाई हमने की होगी, तो उसको हमने हीट कैपेसिटी बोला। अब हमने दूसरा कंटेनर लिया, दूसरा सिस्टम लिया, उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ 2 kg वाटर है। कितना है? 2 kg वाटर। अब उसके टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया 26 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 1 डिग्री सेल्सियस हीट किया। तो अब क्या लगता है, अब यहाँ पर हमने हीट सप्लाई किया होगा फिर से। अब मेरा सवाल ये है कि केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2 दोनों में कम हीट कहाँ सप्लाई करना पड़ा है? लेट से यहाँ पर हीट सप्लाई करना पड़ा है, इसको हमने बोल दिया Q, इसको हमने बोल दिया Q1, इसको हमने बोल दिया Q2। हीट सप्लाई उसको हमने एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया। हमने बोल दिया कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड हियर एंड Q2 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ओवर हियर। व्हाट डू यू से कि किसका वैल्यू बड़ा होगा? तो आपका आंसर होगा कि सर इसको हीट करने में, 1 डिग्री सेल्सियस के लिए हीट करने में ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है। यहाँ पर अमाउंट ऑफ वाटर कम है तो कम हीट सप्लाई करना पड़ा होगा। दैट मीन्स Q1 is greater than Q2 over this example। क्या ये बात समझ में आ गई? लेकिन इसी में आगे चल करके एक वर्ड आता है स्पेसिफिक हीट। तो पहले ये बताइए, क्या आपको ये मीनिंग समझ में आया, इसका डेफिनेशन, इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो हम लोग मूव कर रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, जो कि हमारा आता है स्पेसिफिक हीट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट उसको हम लोग फुल फॉर्म, लाइक फुल नेम इसका होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं। चाहे आप स्पेसिफिक हीट बोलो चाहे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बात बराबर है। तो उसका डेफिनेशन भी लिखना होगा। तो चलिए पहले इस डायग्राम को इरेज करते हैं। आप बोर्ड पर जितनी भी चीज़ें हैं लिखी हुई, आप उन सारी चीज़ों को लिखेंगे अपने नोट्स में और प्रॉपर सीक्वेंस में लिखेंगे। जो भी कुछ एक्सप्लेन किया जा रहा है आप उन सारी चीज़ों को लिखेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन हो जाएगा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास, heat capacity per unit mass is called, heat capacity per unit mass is called specific, is called specific heat capacity। जी हाँ, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज हीट कैपेसिटी। अच्छा, हीट कैपेसिटी को हम लोग C से रिप्रेजेंट करते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CSP इससे रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी को C से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को CSP से रिप्रेजेंट करते हैं, और फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हीट कैपेसिटी अपॉन मास। हमने इसको इन ग्राम ले लिया, यानी डिवाइड बाय मास कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। अब चलते हैं वापस से उस एग्जाम्पल पर।
हमने केस 1 दिया था, टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, इंक्रीज करके आपको 26 डिग्री सेल्सियस तक लाना है, और इसमें है 5 kg ऑफ वाटर। कितना है? 5 kg। तो मान लेते हैं इसका जो आपने जो हीट सप्लाई किया होगा, ठीक है, जो हीट कैपेसिटी होगा वो कितना होगा। यहाँ पर आपने सप्लाई किया 5000 लेट्स से जूल, ठीक है, आपने ये सप्लाई किया होगा। अभी के लिए इतना समझ लो, आपने 5000 सप्लाई किया होगा, ठीक है, तो आपने क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, आपने 5000 सप्लाई किया, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया। अभी यूनिट को भूल जाओ, अभी बस चीज़ों को समझो, यूनिट्स पर आएंगे हम लोग। तो 5 के लिए केजी के लिए आपने कितना सप्लाई किया? 5000 जूल। फिर आपने दूसरा कंटेनर लिया, उसमें था 2 kg, उसका भी स्टार्टिंग में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, इंक्रीज होकर के वो 26 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया आपने। और आपने देखा कि इसके केस में आपने जो हीट सप्लाई किया था वो एक्सपेरिमेंटली जब चेक किया तो देखा कि उसमें आपने मात्र 2000 जूल आपने एनर्जी सप्लाई की है, 2000 जूल आपने हीट सप्लाई की है। कितना सप्लाई किया है बच्चे? 2000। तो अब आपसे पूछा जाए कि इस सिस्टम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और इस सिस्टम की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, किसकी ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है? तो आपका आंसर होगा कि सर दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू सेम है। कहने का मतलब जब आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हो तो आप उससे मास से डिवाइड कर रहे हो, मीन्स आपने इसको 5000 को डिवाइड किया, कितने? 5 kg है, दैट मीन्स 5000 ग्राम, एंड यू गेट 1 जूल पर ग्राम। 1 जूल पर ग्राम। यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ गया? फिर से 2000 डिवाइडेड बाय 2000, दैट गिव्स यू 1 जूल पर ग्राम। दोनों में वैल्यू सेम आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है फिक्स है, वो चेंज नहीं करता है। फॉर अ गिवन कंडीशन अगर सेम हो, अमाउंट भले अलग अलग हो, लेकिन उस सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमेशा सेम होगा। अरे आप इसको रेट की तरह देख लो। रेट कहने का मतलब, मान लो आप मार्केट गए सब्जी खरीदने, आपने खरीदा 2 kg, किसी ने वही सब्जी किसी ने खरीदी 4 kg, तो आपको 2 kg के पैसे लग रहे हैं, दूसरे इंसान को 4 kg के पैसे लग रहे हैं, लेकिन दोनों का जो है वो तो रेट सेम है कि नहीं? दुकानदार जो है वो 100 रुपीज़ पर kg के रेट से बेच रहा है, तो आपने 200 पे किया और दूसरे इंसान ने 400 पे किया, लेकिन रेट क्या है? दोनों का तो रेट सेम लगा ना, 100 रुपीज़ पर kg। वैसे ही हीट पर ग्राम, हीट पर ग्राम, 1 ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने में जो हीट सप्लाई लगती है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्या कहा हमने? 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस रेज करने में, पर ग्राम को 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज करने में जो हीट की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं। अब आई बात समझ में? तो पर ग्राम तो वैल्यू चाहे इसका चाहे पर ग्राम तो सेम ही रहेगा, इसका मतलब दोनों का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चे, तो ज़रा सा आप इन चीज़ों को फटाफट लिखिए। अगर लिख लिया है यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड मीनवाइल आई विल बी रेजिंग राइट नाउ, ठीक है? तो इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, है ना? चलिए इसको रेज करते हैं। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, ये टर्म हमने सिखा दिया आपको कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता क्या है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये हमने आपको बता दिया। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग
एक क्वेश्चन की, तो हमने लिख दिया फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट whose specific heat capacity is 0.05 कैलोरी पर ग्राम। अच्छा एक चीज है, हमने जो भी क्वेश्चन दिया था उसमें यूनिट हमने लिया था जूल। एक चीज समझना कि जो एनर्जी है, ठीक है, चाहे वो हीट हो गया, इन सब की यूनिट हम लोग या तो जूल लेते हैं या तो कैलोरी के टर्म में बात करते हैं या जूल के टर्म में। दीज आर द यूनिट्स, ठीक है, मतलब जहां पर जैसी जरूरत वहां पर वैसे यूनिट का यूज, वैसे यूनिट्स के प्रयोग हम लोग कह सकते हैं। तो आप जूल में भी डिफाइन कर सकते हैं, कैलोरी में भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको कैलोरी में ही आपको वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे कि जूल से कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करें। बात समझ में आई? जूल से कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे हम लोग बोलते हैं ना 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो यूनिट कन्वर्जन करते हैं ना 100 सेंटीमीटर 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। उसी तरह जूल को कैलोरी में कैसे कन्वर्ट करें, तो इसका रिलेशन होता है, इसका आप रिलेशन याद रख सकते हो कि 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। 4.18 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। ये यूनिट कन्वर्जन दे दिया। तो अगर बाय द वे कैलोरी में दिया हुआ है तो टेंशन ही नहीं, लेकिन अगर जूल में दिया हुआ होता तो आप उसको कन्वर्ट कर दिए होते, है कि नहीं। तो चलिए इस पर हम लोग इसका बाय द वे कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पर है एटॉमिक मास, तो यहाँ पर लिखा हमने एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू 6.4 अपॉन 0.04। सीधा सीधा वैल्यू पुट कर दिया। तो ये जो है ये डेसिमल चला गया ऊपर, तो ऊपर क्या जाएगा 6.4 इंटू 100 अपॉन 4 हो गया, कैलकुलेशन इजी बन गया। ये डिवाइड किया तो ये हमारा कितना 1.6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बताइए जरा सा 160 U। 160 U एटॉमिक मास पूछा है इसलिए 160 U। क्या ये सही है बच्चे, समझ में आ गया? तो इस तरह हमने एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आप इन चीजों को लिखिए। तो इसको इरेज करते हैं। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला यूज किया, आई मीन कैलकुलेट करना हमने सीख लिया, ठीक है। और अब हम लोग बात करें, सो हाउ मच टाइम डू वी हैव लेफ्ट? 53 मिनट्स, ठीक है, हमारे पास 7 मिनट और है। तो हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, ये टर्म क्या है, जरा सा इस टर्म को ध्यान से समझेंगे। एवरेज एटॉमिक मास, आपने अभी अभी देखा था कि क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 U फ्रैक्शन में आ गया। नहीं, कैसे आ गया फ्रैक्शन में? डेसिमल में। प्रोटॉन तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, न्यूट्रॉन तो फ्रैक्शन में हो नहीं सकते, कम से कम एक न्यूट्रॉन तो होगा या कम से कम एक प्रोटॉन तो होगा। न्यूट्रॉन 0 भी हो सकता है, मगर प्रोटॉन तो कम यूनिट लाइक इंटीजर वैल्यू में हो सकता है कि नहीं। हाफ न्यूट्रॉन या हाफ प्रोटॉन जैसा कुछ होता नहीं है। फिर भी क्लोरीन का जो मास है, क्लोरीन का मास वो 35.5 U। सवाल ये है कि ये फ्रैक्शन में आया क्यों? अगर आप हाइड्रोजन का मास देखोगे तो हाइड्रोजन का मास 1.008 U, ये भी आ गया डेसिमल में। अगर आप
टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर प्रिसाइज कैलकुलेशन की बात करें तो बोरॉन उसका भी मास होता है 10.85 या 858 मान लो, या 85 U ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर आप मान लो कॉपर, कॉपर में उसका मास था 63.5 U। ये फ्रैक्शन में आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जरा ध्यान से समझते हैं, ठीक है। और उसी के लिए हमें समझना होगा एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। तो होता क्या है, अभी अभी हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स जो होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मगर उनका मास नंबर डिफरेंट होता है। लेकिन ये जो आइसोटोप्स हैं ये नेचर में कुछ परसेंटेज में एग्जिस्ट करते हैं। कहने का मतलब 100% एग्जिस्ट नहीं करता है कोई आइसोटोप, कोई एलिमेंट 100% एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके आइसोटोप्स, अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, और वो जैसे नेचर में लिया गया। कहने का मतलब ध्यान से समझना, हमने क्लोरीन के 100 एटम्स हमने लिए, हमने 100 एटम्स में देखा कि उसमें से 75 एटम्स जो थे वो एक आइसोटोप के थे, और 25 एटम्स दूसरे आइसोटोप के थे। क्या कहा हमने, हमने 100 एटम को लिया, 100 में से देखा, हमने रैंडमली ऐसे ही उठाया, मिल गया हमें, हमने देखा उसमें से 100 में से 75 एटम्स एक अलग आइसोटोप के थे, और 25 एटम्स अलग आइसोटोप के थे। तो हमने जब उसका मास डिसाइड किया तो हमने सोचा कि कुछ मास इस कंपोनेंट का और कुछ मास जो है दूसरे रिमेनिंग कंपोनेंट का ले लिया जाए, और उससे हमने एक मास कैलकुलेट किया। उस मास को ही हम लोग बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। क्या बात आई समझ में? और जो वो 75 एटम्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 100, या 25 एटम्स मिल रहे हैं आउट ऑफ 100, या 75% मिल रहा है, या 25% मिल रहा है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज अबंडेंस। अबंडेंस का मतलब एग्जिस्टेंस, यानी वो नेचर में कितने परसेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। बात समझ में आई? परसेंटेज अबंडेंस यानी नेचर में वो कितने परसेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर क्लोरीन ही है तो क्लोरीन का एक आइसोटोप कितना परसेंट ऑक्यूपाई कर रहा है, और दूसरा आइसोटोप कितना परसेंट ऑक्यूपाई कर रहा है, फिर उसका हम लोग एवरेज ले लेते हैं, और वही जो वैल्यू आता है उसकी वजह से वो वैल्यू डेसिमल में या फ्रैक्शन में आ जाता है। तो कहने का मतलब इसका फॉर्मूला बन जाता है कि एवरेज 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 एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्या, ऑफ आइसोटोप 1, है कि नहीं, आइसोटोप 1 प्लस परसेंटेज अबंडेंस एंड सो ऑन, इस तरह से ऐड करते जाएंगे, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ आइसोटोप 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 100, इस तरह एंड सो ऑन, इस तरह से चला जाएगा। यानी एक आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस, दूसरे आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस, तीसरे आइसोटोप का परसेंटेज अबंडेंस एंड सो ऑन, ठीक है। और उससे हमारा जो वैल्यू आएगा वही हमारा क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास। तो आपको हम पहले कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, कैसे फॉर्मूला को यूज करना है वो हमें सीखना है। बाय द वे ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। हमने बोल दिया कि क्लोरीन का ही कैलकुलेट कर लो, तो कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के दो आइसोटोप्स होते हैं, वो भी लिख रहे हैं, क्लोरीन 17 जिसका एक होता है 35 मास नंबर, और दूसरा होता है क्लोरीन 17 और उसका मास नंबर होता है 37। लेकिन ये जो है ये इसका परसेंटेज अबंडेंस, ये आपको क्वेश्चन में दिया पड़ेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कीजिए, तो वो आपको परसेंटेज अबंडेंस देगा, ये डेटा दिया रहता है। तो इसका परसेंटेज अबंडेंस यानी वो याद रखने की जरूरत नहीं है। तो क्लोरीन का जो परसेंटेज अबंडेंस होता है वो 75% होता है, और ये क्लोरीन 37 जो है वो 25% होता है। 100 माइनस 75 दैट विल बी 25। तो ये डेटा दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन करना है सॉल्व, ठीक है। वापस से बोल रहे हैं, परसेंटेज अबंडेंस मींस
अमाउंट या परसेंटेज एग्जिस्टेंस, परसेंटेज एग्जिस्टेंस। क्या ये पॉइंट क्लियर है बच्चे? तो चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 75। ओके, माई मिस्टेक, एक्चुअली हमने फॉर्मूला लिखने में थोड़ी गलती कर दी। आई जस्ट मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शंस कर लेते हैं, है ना? ये थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया, ठीक है, नॉट एन इशू, थोड़ा सा आप इसको करेक्शन कर लीजिए, ध्यान में रहा ही नहीं हमें लिखने के टाइम में। तो इसका हो जाएगा परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास, atomic mass of isotope 1 plus percentage abundance into atomic mass of another isotope, है कि नहीं, another isotope and so on। समझ में आ रहा है? देखो यूज कैसे करेंगे, थोड़ा हमसे मिस्टेक हो गया, आप इस चीज को करेक्शन कर लीजिए। तो हमने लिखा परसेंटेज अबंडेंस 75 इनटू इसका एटॉमिक मास कितना है 35, आपने लिख दिया 35, प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 37 कितना है 25, तो आपने लिखा 25 इनटू मास कितना है बच्चे बताइए जरा सा 37। क्या समझ में आया? एंड होल टर्म डिवाइडेड बाय 100। फर्दर जब आपने सॉल्व किया तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसको थोड़ा अलग अलग कर दें, यानी 75 इंटू 35 अपॉन 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 37, तो ये 3/4 में कैंसिल हो जाएगा और ये 1/4, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बताइए ज़रा सा। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें से आपने जब फर्दर सॉल्व किया, ये सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 35.5 यू। आप ये सॉल्व कर लेना, आपका आंसर 35.5 यू आ जाएगा, ठीक है। आप 1/4 कॉमन ले लो तो 3 इंटू 35 प्लस 37, आप वैल्यू ऐड कर और फाइनली आप ऐड करके 4 से डिवाइड कर देना, आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू है वो हमारा फ्रैक्शन में आ रहा है, इस वजह से फ्रैक्शन में आ रहा था। तो पहला क्वेश्चन हो गया, इस पर 2-3 क्वेश्चंस और करेंगे, ठीक है। तो इसका क्लोरीन 35 का परसेंटेज अबंडेंस 75% होता है, क्लोरीन 37 का परसेंटेज अबंडेंस 25% होता है। अब इसी क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेंज कर रहे हैं और यहाँ पर हमने लिख दिया बोरॉन, बोरॉन बी। अब यहाँ पर डेटा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर हमने सब कुछ चेंज कर दिया वापस से, ठीक है। तो बोरॉन का 2 आइसोटोप है, ये भी चेंज होगा। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 मास नंबर 10, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5 मगर मास नंबर 11। बोरॉन 10 जो है उसका परसेंटेज एबंडेंस होता है 19% और बोरॉन 11 जो है उसका परसेंटेज एबंडेंस होता है लगभग 81%। तो आपको कैलकुलेट करना है एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 19 इंटू 10 प्लस 81 इंटू 11 अपॉन 100। क्या ये समझ में आया बच्चे? सही है नो? ठीक है, परसेंटेज अबंडेंस इंटू मास ऑफ आइसोटोप 1 प्लस परसेंटेज अबंडेंस इनटू मास ऑफ आइसोटोप 2 डिवाइडेड बाय 100। और जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, ये अब आपका काम है। केमिस्ट्री यहाँ पर हो गई समाप्त, अब मैथ्स है, अब वो आप कर सकते हो, आप कर लेना। तो इसका आंसर लगभग 10.85 के आसपास आएगा, ठीक है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है भाई, आपको ये 10.85 यू, ठीक है, यूनिट मत भूलना नहीं तो ब्लंडर हो जाएगा, है कि नहीं। 10.85 यू अप्रॉक्स, ठीक है। हमने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए, है ना। तो इस तरह से आपने सीख लिया कि हाँ
किस तरह से एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया, सो दैट्स आई थिंक दैट्स इनफ फॉर सेकेंड लेक्चर। आज हमने क्या डिस्कस किया, ज़रा सा उन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। आज हमने आपको बताया है सबसे पहले कि एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है हमने वो बताया, बुकिश डेफिनेशन। फिर हमने आपको सम एटॉमिक मास ऑफ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स वो भी बताया। कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस के बारे में हमने डिस्कस किया आज। फिर हमने ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ डिस्कस किया। फिर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं, क्वेश्चंस ऑन एटॉमिक मास, ठीक है। फिर हमने डिस्कस किया एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास हमने ये डिस्कस किया। ये 5 टॉपिक हमने चीज़ें डिस्कस की। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने जो डिस्कस किया है उन सारी चीज़ों को आप रिवाइज करें, अच्छे से पढ़ें, एंड देन वी विल मीट फॉर इन द थर्ड लेक्चर। सो दैट्स ऑल फॉर द सेशन। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।